हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और द पर्च सीरीज में आज आप देखने वाले उसका फोर्थ पार्ट। इसका ऑफिशियल टाइटल है द फर्स्ट पर्च और ये मूवी आई थी 2018 में, यानी कि थर्ड पार्ट के 2 साल बाद। इसे डायरेक्ट किया है गेरार्ड मैकमरी ने। ये पहली पर्च फिल्म है जिसे जेम्स डिमोनिको ने डायरेक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे लिखा है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। ये मूवी एक प्रीक्वल है, यानी कि इसमें सबसे पहला पर्च दिखाया जाएगा जो कि हम सब देखना चाहते थे। इस वीडियो में भी हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है और एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 2014 में। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि 2014 में अमेरिका में इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था। यहाँ पर हमें वही दिखाया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, स्टॉक मार्केट गिर चुके हैं और लोग हद से ज्यादा परेशान हैं। इसी सब के बीच सत्ता में आती है एक पावरफुल पार्टी जिसका नाम है द न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, यानी कि NFFA। और अब करंट प्रेसिडेंट है ब्रैकन। प्रेसिडेंट ब्रैकन लोगों से प्रॉमिस करता है कि इन हालातों को सुधारने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा 2017 में, जब पहला पर्च हुआ था। हम देखते हैं NFFA चीफ आर्लो सेबियन और सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर मे को। डॉक्टर मे ही वो इंसान है जिसे पर्च का आइडिया आया था और उसका आइडिया NFFA को भी बहुत पसंद आया। अब फाइनली वो इस आइडिया को टेस्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट वो करेंगे न्यूयॉर्क स्टेटन आइलैंड में, क्योंकि वो एक आइलैंड है और वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए बेस्ट जगह होगी। प्लस वहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन गरीब है और NFFA को इसका फ़ायदा होगा। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने जान लिया कि सबसे पहला पर्च नेशनल लेवल पर नहीं हुआ था, बल्कि वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसे एक छोटे से आइलैंड पर किया गया था। अब आपके मन में फिर से वही सवाल आ रहा होगा कि पर्च से पहले लोग आइलैंड छोड़कर भी तो जा सकते हैं। इसका जवाब है गरीब पॉपुलेशन। गवर्नमेंट पर्च की रात वहाँ रुकने वाले हर एक इंसान को $5000 दे रही है, सिर्फ वहाँ पर रुकने के लिए। पर्च में पार्टिसिपेट करने पर और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए लोग वहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि वो रोज़ भी तो वहाँ रहते ही हैं। बिना कुछ किए उन्हें इतने पैसे मिल रहे हैं तो बाहर क्यों जाएंगे। एक बेकार सा एक्सपेरिमेंट उनका क्या ही बिगाड़ लेगा, ऐसा वहाँ के लोगों को लग रहा था। आप देख सकते हो कि इतने ज़्यादा लोग पर्च के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और ये सब सिर्फ पैसे के लिए। अभी इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि पर्च किस हद तक खतरनाक साबित होगा। जो लोग वहाँ पर रुकने वाले हैं उनके अंदर एक चिप इम्प्लांट की जा रही है जिससे उन्हें ट्रैक किया जाएगा। गवर्नमेंट बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। और जो लोग पर्च में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें कॉन्टैक्ट लेंस कैमरास दिए जा रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट देख सके कि उस आदमी ने कितने किल किए। उसी हिसाब से उसे पैसे मिलेंगे। हम देखते हैं एक भयानक आदमी को जिसका नाम है स्केलेटोर। इस आइलैंड पर वही इकलौता ऐसा है जो पर्च के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। वो बताता है कि कैसे वो अपने अंदर का गुस्सा निकालना चाहता है और उसी के मुँह से यहाँ पर्च वर्ड निकलता है। अब तक इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी नाम नहीं था। यहाँ पर इसका नाम पर्च रखा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को पर्च वर्ड बहुत पसंद आया था। अगले दिन पर्च है। जिन्हें वहाँ नहीं रुकना वो जा रहे हैं और जो लोग इसके खिलाफ हैं वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं सोशल एक्टिविस्ट नाय को, जो कि पर्च के खिलाफ है, फिर भी वो आइलैंड छोड़कर नहीं जाने वाली, क्योंकि उसे अपने लोगों का ध्यान रखना है। वो तो कहीं नहीं जा रही, लेकिन वो अपने भाई आइसिया को बाहर भेजने वाली है। और हम देखते हैं कि इस वक्त उसका भाई गलियों के बाहर ड्रग्स बेच रहा है। उसे ये काम बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन पैसों की वजह से उसे ये करना पड़ रहा है। आज उसका पहला ही दिन है और उसकी बुरी किस्मत कह लो या कोइंसिडेंस, उसके पास स्केलेटोर पहुंच जाता है। वो उसे ब्लेड मारकर वहां से भाग जाता है। मीनवाइल हम देखते हैं मिलियनेयर ड्रग लॉर्ड डिमिट्री को, जो कि पर्च की रात अपने कैश को सेफ रखने की तैयारियां कर रहा था। अब उसे चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे लड़के काम करते हैं और वो खुद ही सब कुछ संभाल लेंगे। डिमिट्री उन्हें क्लियर कर रहा है कि उनमें से कोई भी पर्च नहीं मनाएगा, वो पर्च के खिलाफ हैं। अब यहाँ आपको एक और चीज़ पता चल गई होगी कि डिमिट्री यहाँ का ड्रग लॉर्ड है, यानी कि आइसिया उसी की ड्रग बेच रहा था। और ये बात नाया को पता चलेगी तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि नाया डिमिट्री की एक्स गर्लफ्रेंड है। कुछ इस तरह ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। यह हमने सभी मेन कैरेक्टर्स को अच्छे से जान लिया है, इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। आइसिया अपने घर पर ही अपने कट को ट्रीट कर रहा था ताकि कहीं उसकी बहन को पता ना चल जाए, लेकिन तभी नाया भी वहाँ पहुँच जाती है। जैसे उसे सब कुछ पता चल जाता है वो सीधा जाती है डिमिट्री के पास और उसे आइसिया से दूर रहने को कहती है। अब डिमिट्री को कोई आइडिया नहीं था कि आइसिया पैसों के लिए ये सब कर रहा है। वो नाया को भरोसा दिलाता है कि वो आइसिया को इस सब से दूर रखेगा और स्केलेटोर को भी सबक सिखाएगा। पर्च की रात के लिए वो उन दोनों को प्रोटेक्शन भी ऑफर करता है, लेकिन नाया को उसकी कोई मदद नहीं चाहिए थी।
अब आयसिया को इस तरह तो पैसे मिले नहीं, लेकिन इसकी जरूरत भी क्या थी। शहर में तो वैसे पैसे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक अमेजिंग ईस्टर एग भी है। आयसिया के पीछे आप 2018 वाली हैलोवीन का पोस्टर देख सकते हो। ये दोनों मूवीज ब्लमहाउस ने बनाई हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों एक ही साल में रिलीज हुई थी। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि हैलोवीन इस मूवी के बाद रिलीज हुई थी, यानी कि माइकल का लुक हमें पहले ही टीज कर दिया गया था। है ना अमेजिंग। आयसिया भी सीधा जाता है एनएफएफए के पास और वो भी पर्ज में हिस्सा ले लेता है, क्योंकि उसे स्केलेटर को मारना था और उसे मारने के लिए पैसे मिले तो क्या ही बात है। अब पर्ज शुरू होने में सिर्फ 1 ही घंटा बचा था और आइलैंड से निकलने के रास्ते को क्लोज कर दिया गया था। अब जो वहां रह गया वो रह गया। नाया अपने लोगों को एक चर्च में गैदर कर रही थी। ऑब्वियसली वो पर्ज को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। उन्हें लग रहा है कि साथ रहेंगे तो बचे रहेंगे, लेकिन हम तो पहले ही फ्यूचर देखकर आ चुके हैं। होना क्या है वो आपको भी पता है और मुझे भी। नाया को लगता है कि उसका भाई आइलैंड से निकल गया, लेकिन वो तो पर्ज करने की तैयारी कर रहा है। पर्ज स्टार्ट हो जाता है और गवर्नमेंट ड्रोन्स के जरिए चारों तरफ नजर रख रही थी। आयसिया भी पर्ज के लिए निकल जाता है और स्केलेटोर भी। इस रात का सबसे पहला पर्ज स्केलेटोर ही करता है। एनएफएफए देखकर बहुत खुश थे। उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहा था और उन्हें ये चीज दुनिया को दिखानी थी। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो स्किल फुटेज को न्यूज चैनल्स पर चला देते हैं ताकि दुनिया भर के लोग इसे देख पाएं। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन इस आइलैंड के लोग जो शांति से बैठकर टीवी देख रहे थे, उनकी शांति भंग हो चुकी थी। अब उन्हें पर्ज का असली रूप दिख रहा था, जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उधर हम देखते हैं कि डिमित्री का एक वर्कर जिसका नाम कैपिटल ए है, वो डिमित्री के खिलाफ हो गया है। कुछ लड़कों के साथ मिलकर वो डिमित्री को रास्ते से हटाना चाहता है। इधर आइस एस्केलेटर को ढूंढ रहा था। यह हम देख सकते हैं कि शॉप ओनर्स किस तरह अपनी शॉप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। सड़कों पर आइसे को मिलते हैं उसके दोस्त, जो कि उसे लेकर जाते हैं एक पर्च पार्टी में। जी हाँ, एक तरफ जहां लोग अपनी जान से जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पार्टी करने की पड़ी है। और ऐसी कई सारी पार्टी आइलैंड में हो रही हैं, जिन्हें देखकर सरकार भी हैरान है। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ज्यादातर लोगों को पर्ज में इंटरेस्ट नहीं है। आइसिया वहां पर स्केलेटर को ढूंढ रहा था, तभी एकदम से ही वहां पर सनसनी मच जाती है। वो फर्स्ट किल वाली फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। उसे देखकर वो सब सीरियस होने लगे थे कि तभी स्केलेटर वहां पहुंच जाता है और वो उन्हें लाइव डेमो दिखाता है। अब पक्का ये सब लोग तो पर्ज को सीरियस लेने लगे हैं। खैर आइसिया को स्केलेटर मिल चुका था, लेकिन वो उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसे भी जान बचाकर भागना पड़ता है। मीनवाइल डिमिट्री के पास पहुंचती है तो प्रोस्टिट्यूट, और उन्हें भेजा था कैपिटल ए ने, जो डिमिट्री के खिलाफ हो गया है। वो दोनों डिमिट्री को मारने आई हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि डिमिट्री भी एक ट्रेंड फाइटर है। वो उन दोनों के मुंह से सच उगलवा ही लेता है। अब जाल बिछाने की बारी उसकी थी। उन दोनों के जरिए वो कैपिटल ए को फंसा लेता है और उसकी पूरी टीम के साथ उसे भी मार देता है। उन लड़कियों को वो नहीं मारते। उधर ऐसे अपनी जान बचाकर भाग रहा था। अब उसे अपनी मौत दिख रही थी, इसलिए वो नाया को कॉल करके सब कुछ सच बता देता है। वो एक फैक्ट्री में छुपा हुआ था। नाया उसे बचाने जाती है, लेकिन स्केलेटर उसे ही पकड़ लेता है। अब यहाँ आइसिया को अपनी बहन को बचाना था। उस स्केलेटर को पीछे से स्टैप करता है और अपनी बहन को लेकर वहां से भाग जाता है। इधर एनएफएफए पूरे आइलैंड को मॉनिटर कर रहे थे और आइलैंड की हालत देखकर वो एकदम नाखुश थे, क्योंकि आइलैंड एकदम शांत था। लोग सिर्फ चोरियां कर रहे थे। स्केलेटर अकेला है जो मर्डर्स कर रहा है। उधर डिमित्री वापस अपने ठिकाने पर जा रहा था, तब एक जलती हुई वैन उसे हिट कर देती है। ये तो प्रॉब्लम थी ही, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बाहर एक गैंग लोगों को भून रही थी। अब इससे पहले कि उनका नंबर लगे, डिमित्री जल्दी से एक्शन लेता है और बड़ी चालाकी से उस पूरी गैंग को मार देता है। मीनवाइल आइसिया और नाया वापस चर्च पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा था। एक गैंग ने वहां पर मैसेकर मचा रखा था। अब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। कुछ देर पहले तक तो आइलैंड एकदम शांत था, अचानक ये इतनी सारी गैंग्स कहां से आ गई। इन्होंने पूरे आइलैंड में तबाही मचा दी है। ये सब बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा, लेकिन अब बनाएगा। साफ सी बात है कि पर्ज फेल होता दिख रहा था और एनएफएफए पूरी कंट्री के सामने फेल नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने पहले स्पेशल फोर्सेस को हायर किया हुआ था, जिन्हें वो काम पड़ने पर ही यूज करते, और अब काम पड़ रहा है। जितनी भी गैंग सड़कों पर दिख रही है, ये सब स्पेशल फोर्सेस हैं, जो कि डिफरेंट कॉस्ट्यूम में घूमकर लोगों को मार रहे हैं, ताकि किसी को शक भी ना हो और पर्ज सक्सेसफुल भी हो जाए। मैंने कहा था ना, गवर्नमेंट बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। किस्मत से चर्च में कुछ लोग अभी भी बच गए थे। नाया उन्हें लेकर अपने अपार्टमेंट में जाती है, क्योंकि इन्हें सिर्फ वही सेफ जगह लग रही थी। उधर डिमित्री अपने आदमियों को बुलाता है और उन्हें पता चल जाता है कि ये आम लोग नहीं, बल्कि स्पेशल फोर्सेस हैं, जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हैं।
अब डिमित्री उनके इरादे जान चुका था और उसे पता था कि वो सभी गरीब लोगों को पहले मारेंगे क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन नहीं है और उन लोगों में नाया और आइजिया भी आते हैं। डिमित्री पूरी तरह गियर्ड अप होकर उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है। इधर डॉक्टर मे को भी गवर्नमेंट का सीक्रेट पता चल चुका था और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। इससे पहले कि डॉक्टर उनका भांडा फोड़े वो डॉक्टर को ही मरवा देते हैं। अब उनके रास्ते में कोई नहीं आएगा। उधर नाया बाकी सबको लेकर अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। डिमित्री भी वहां पहुंच जाता है लेकिन उससे पहले एक पूरी फोर्स वहां पर पहुंच चुकी थी। वो उस पूरी बिल्डिंग को पर्च करने वाले थे। अब डिमित्री के साथ भी पूरी गैंग है और वो आराम से उनसे फाइट ले सकते हैं, लेकिन एनएफएफ इस तरह नहीं चलती। वो ड्रोन्स के जरिए उन पर फायरिंग कर देते हैं। इस फायरिंग में पूरी गैंग मर जाती है। बचता है सिर्फ डिमित्री और उसका एक साथी, लेकिन वो चलने फिरने की हालत में नहीं था, इसलिए अब जो भी करना था उसे अकेले ही करना था। वो कॉल करके नाया को छुप जाने के लिए कहता है और खुद पूरी तरह हथियार से लद कर उसकी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है। ये करो या मरो वाला टाइम था। अब डिमित्री कोई सुपर हीरो तो है नहीं जो अकेला उस मिलिट्री को मार देगा, लेकिन उसके पास दिमाग है। सबसे पहले उस बिल्डिंग की पावर ऑफ करता है जिससे उसे भी पूरा चांस मिलता है उनसे भिड़ने का। ऐसे ही एक एक आदमी को मारते हुए वो नाया तक पहुंच जाता है, लेकिन अभी उन्हें वहां से निकलना भी था और उसके लिए अभी कईयों को मारना बाकी था। वो आर्मी उनके ऊपर आरपीजी फायर करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते वहां पर स्केलेटर पहुंच जाता है। वो उन लोगों को मारने लगता है और मारते मारते खुद भी मर जाता है। अब स्केलेटर के आने से डिमित्री को फायदा हुआ था क्योंकि इतने में उस फोर्स के पास एक प्लास्टिक एक्सप्लोजिव फेंक देता है और उसके ब्लास्ट होते ही वो पूरी फोर्स खत्म हो जाती है। अब आप कहोगे कि ये तो पर्च के रूल्स के खिलाफ है, लेकिन जब सरकार खुद ही रूल्स फॉलो नहीं कर रही तो और कोई क्यों करेगा। डिमित्री ने उन सबको बचा लिया था। उस अपार्टमेंट से निकलते हैं और तभी सायरन भी बजने लगता है। यहाँ पर एंड हो गया। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल साबित हुआ और वो आपको पता ही है कि कैसे हुआ। यहाँ से पर्च को नेशनल लेवल पर अप्लाई कर दिया गया और उसके बाद क्या क्या हुआ वो आपने पिछली 3 मूवीज में देख ही लिया। तो इसी के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अब यहाँ पर ये मूवी सीरीज तो एंड हो गई, लेकिन नेक्स्ट ईयर इसका फाइनल पार्ट भी आएगा और इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसका नाम है द फॉरएवर पर्च। जब भी वो आएगा आपको यहाँ ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा। तब तक अगर आप चाहो तो इसकी टीवी सीरीज भी देख सकते हो। उसके 2 सीजन्स हैं और वो इन मूवी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसमें आपको पर्च के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। तो अगर आप अभी भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो टीवी सीरीज आपके लिए है। वो अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अब बात करें इस मूवी की तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी थी। हर एक फिल्म के साथ पर्च ने अपनी क्वालिटी भी बढ़ाई है। इन मूवीज़ ने ऑडियंस की सुनी और वो ही दिखाया जो हम देखना चाहते थे और इसी वजह से इस फ्रेंचाइज का इतना नाम है। इसमें सबसे वीक फर्स्ट पार्ट था, लेकिन अगर वो ना होता तो बाकी मूवीज़ भी ना होती। वहाँ से फिल्म मेकर्स ने पकड़ा कि ऑडियंस इसके बारे में जानना चाहती है, वो सिर्फ एक प्लेन फिल्म नहीं चाहती। और फर्स्ट पार्ट के बाद तो हर एक मूवी में हद से ज़्यादा डिटेल थी। तो इस सीरीज़ के थ्रू हम एक हॉरिफाइंग रियलिटी को देख पाए जो कि क्रूल तो है, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस सीरीज में सब कुछ परफेक्टली दिखाया गया है कि अगर हालात वैसे होंगे तो इंसान क्या कुछ करेगा और क्या नहीं। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $13 मिलियन और इसने बिजनेस किया था $137 मिलियन का, जो कि पिछले तीनों फिल्म से ज़्यादा है। ये अब तक इस फ्रेंचाइज की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि द फॉरएवर पर इसका रिकॉर्ड तोड़ देगी। स्केलेटर का रोल करने वाले एक्टर ऑडिशन के लिए न्यूयॉर्क सिटी के पब्लिक सबवे में घूमे थे इसी मेकअप में। इमेजिन करो पब्लिक की क्या हालत हुई होगी। खैर इस एक्टर की तारीफ तो बनती है। अगर आप ये मूवी देखोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग इसी एक्टर ने की है। इस फिल्म का वर्किंग टाइटल पर्च आइलैंड था क्योंकि एक आइलैंड पर बेस्ड है। एक इंटरव्यू में फ्रैंक मिलर ने कहा था कि वो लियो के रोल के लिए तभी वापस आएंगे अगर फिल्म के स्क्रिप्ट में दम होगा और जेम्स डिमोनिको से जुड़े होंगे। जेम्स तो इस मूवी से जुड़े थे, लेकिन फ्रैंक वापस नहीं आए। क्या आपको इस फिल्म में लियो की कमी महसूस हुई? कमेंट करके बता देना। इस फिल्म का एक पोस्टर है जिसमें एक रेड कैप पर द फर्स्ट पर लिखा हुआ है। ये रेफरेंस है डोनाल्ड ट्रंप की रेड हैट का, जिसके ऊपर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लिखा हुआ था और वो हैट उन्होंने अपने पूरे कैंपेन में पहनी थी। इस फिल्म में पिछले तीनों फिल्म्स का एक भी कैरेक्टर वापस नहीं आया। भले ही एक प्रीक्वल है, लेकिन इसमें डांटे फिर भी दिख सकता था। इस फिल्म में 130 से भी ज़्यादा किल्स हैं, यानी कि हर 45 सेकंड्स में एक किल, और ये बहुत ज़्यादा है। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरे रेफरेंस पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
और ज़्यादा कनेक्टेड होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर अब मैं लाइव भी आने लगा हूँ। तो अगर आप मेरे साथ लाइव बातचीत करना चाहते हो तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।